माघ पूर्णिमा से पहले महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रयागराज को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर गाड़ियों का लंबा लंबा जाम। अयोध्या और काशी में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़। संगम स्नान के बाद रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कॉमेडियन समय रैना के शो में रणवीर अलाहाबादिया के भद्दे कमेंट पर एक्शन। रणवीर और समय रैना के खिलाफ शिकायत दर्ज। उधर असम में एफआईआर दर्ज हो गई है। बेंगलुरु में शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया एरो इंडिया 2025 का उद्घाटन। पहली बार रूस और अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट एक साथ दिखे। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तंज। कांग्रेस का लगातार खाता ना खुलने पर कहा, राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए। कांग्रेस और बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और बीजेपी विधायक सिरसा ने केजरीवाल पर लगाया भगवंत मान को हटाकर पंजाब का सीएम बनने की कोशिश का दावा। What your parents have every day for the rest of your life. लोगों को सड़क पे नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, जिनको नंगे पने का बहुत ज्यादा शौक है। ऐसा नहीं हुआ है कभी कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की मदद करी है, तो ये जो अलायंस इंडिया अलायंस के तहत भी हुआ था, ये गलती थी। ये हमें चाहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में ठीक से डायलॉग रहे एक दूसरे के साथ, तो हरियाणा का रिजल्ट अलग होता, दिल्ली का अलग होता है। संडे भी हो सकते हैं, वो स्प्लिट करके अपने किसी दूसरे के साथ अपनी सरकार बना सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी सामने है। जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के एमएलए उनके संपर्क में है कि नहीं है, पहले तो ये बताएं। जो है कुछ लोगों की आदत है रंग में भंग डालने की। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि भैया जाके गंगा जी में जो है वो डुबकी लगाओ। महाकुंभ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कलंकित किया है। और एक बहुत बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अभी मुझे जानकारी मिल रही है, गुवाहाटी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह हिमंता बिस्वा शर्मा ने पोस्ट किया है कि गुवाहाटी पुलिस ने, यानी कि असम पुलिस ने रणवीर और 5 यूट्यूबर्स पर आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना एंड अदर्स है। अच्छा, मतलब 5 ये और फॉर प्रमोटिंग ऑब्ससेनिटी एंड एंगेजिंग इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एंड वल्गर डिस्कशन इन अ शो टाइटल्स इंडिया गॉट लेटेंट। ये एफआईआर दर्ज हो गई है। सेक्शंस क्या क्या लगाए गए हैं? हाँ, ये बीएनएस की सेक्शन 67 और आईटी एक्ट, एक तो ये लगाया गया है। बीएनएस की अलग अलग धाराओं में जो है मामला, जिसमें 294, 296, 95, 79, यानी कि ये मामला बहुत सीरियस होता जा रहा है, बहुत गंभीर हो गया है। क्योंकि अभी मुझे खबर मिल रही है, ये हिमंता बिस्वा शर्मा ने पोस्ट किया है कि आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, इन सब पर एफआईआर हो गई है। इसके अलावा 4 अपडेट जल्दी से और दे देता हूं। एनसीपीसीआर ने यूट्यूब को लिख दिया है। एनएचआरसी ने भी जो है यूट्यूब को लिख दिया है, चिट्ठी लिख दी है कि क्या एक्शन ले रहे हैं आप। नंबर 2। नंबर 3, सबसे बड़ी खबर यह भी है कि विमेन कमीशन ने अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिख दी है कि साहब इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। मामला बहुत आगे बढ़ता नजर आ रहा है। असम में एफआईआर हुई है, या इसके अलावा शिकायत जो है वो भी दर्ज हो चुकी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, बी पराग ने अपना पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया। अच्छा, यह जानकारी मुझे अभी मिल रही है। बी पराग ने अपना पॉडकास्ट जो है रणवीर के साथ कैंसिल कर दिया है। मामला बढ़ रहा है बहुत ज्यादा आगे, लोगों में आक्रोश है। हालांकि माफी मांग चुके हैं रणवीर, वो कह चुके हैं बिना इफ एंड बट मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। और एक बार सुना सकते हैं रणवीर ने क्या माफी मांगी? एक बार माफी सुनाइए, क्योंकि बी पराग ने, एक बार पहले बी पराग का बयान सुनाइए, क्या कह रहे हैं बी पराग। इन्होंने अपना पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया है रणवीर अलाहाबादिया के साथ, सुनाइए। मैं यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक
दिस इज, आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। Watch your parents have every day for the rest of your life. मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सड़क पे नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, जिनको नंगे पने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं रेगुलेशन की बात तो नहीं करता, लेकिन इस तरह के अनगाइडेड मिसाइल्स को गाइड करने की जरूरत है। पब्लिसिटी स्टंट है ये सब, मुझे लगता है। उनको पता था कि इस तरह का कमेंट करेंगे तो लोग उनको लेकर बात करेंगे, विरोध करेंगे। इतना तो सोचा होता कि दूसरे के छोड़ो, तुम्हारे अपने माँ बाप को क्या लगेगा, पर नहीं, पैसा प्रथम। अगर इस तरह की गंदगी लाने का काम अगर सोशल मीडिया के माध्यम से होता है तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इनको पूरा ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। जो स्टैंड अप कॉमेडियन कॉमेडी के नाम पे अश्लील बातें करते हैं, धर्मों के बीच में दरार पैदा करते हैं, लोगों को ठेस पहुंचाते हैं, इस तरह के वीडियो समाज के लिए ठीक नहीं है, आने वाली जनरेशन के लिए ठीक नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करे, नहीं तो शिवसेना ये वार्निंग देती है कि उसका शो जो भी रहेगा वो हम बंद करने की कोशिश करेंगे। इस पर चर्चा करेंगे। आई एम वेरी सर्टेन कि चेयरमैन उसको संज्ञान। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. साहब सीधी सी बात है, बिना लग लपेट के होता ही है साहब कि जो जितनी ज्यादा फूहड़ता परोसेगा ना, उसको ये लगता है कि वो उतना बड़ा स्टार बनेगा, मतलब उसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे शायद। आज क्या हो गया, सबको अचानक से गुस्सा आ रहा है कि रणबीर ने ऐसा कह दिया। ठीक बात है, सब आना भी चाहिए। मतलब जिस तरह की अश्लील ओछी टिप्पणी रणबीर ने की है वो आपको भद्दी तो लग सकती है, लेकिन अगर आपको हैरानगी हो रही है इस तरह के कंटेंट पर, तो फिर मुझे आप पर सवाल उठाने पड़ेंगे साहब, क्योंकि आज अचानक से गुस्सा क्यों? मतलब इस तरह के शो या कंटेंट से तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भरे पड़े हैं ना, या आज कोई अचानक कोई पहले दिन तो हो नहीं गई। मतलब जिनको लगता है ना कि वो जितना ज्यादा अश्लीलता नग्नता के रसातल में नीचे उतरेंगे उतना ज्यादा कामयाबी में ऊपर उठेंगे, और ये सब है भी ना। यही लोग आज कोट अनकोट यूथ आइकन बन जाते हैं। इनके फॉलोअर्स की संख्या सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, आप ही लोग बनाते हैं साहब। इनको क्या दोष दे रहे हैं? मतलब इनको देखने वाले भी आप लोग हैं, इनकी ताकत भी आप लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये वायरल होने वाला ना वायरस है, ये वायरल होने के चक्कर में एक तरह का वायरस है, कोविड से भी डेंजरस। लेकिन इस वायरस की वैक्सीन कहां है? अरे आप ही के पास है साहब। लेकिन क्या वाकई बिना फुहड़ता कॉमेडी नहीं होती? मतलब है कंटेंट क्रिएटिविटी के लिए अश्लीलता परोसना बहुत मैंडेटरी जरूरी हो गया है। बेशर्मी, घिनौनापन, नग्नता, नकारात्मकता को टूल बनाए बिना कंटेंट हिट नहीं होता है क्या? शायद ये सब भी है भी, तभी तो ना, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन माता सीता को गाली देने वाला आज कॉमेडी का बॉस बना बैठा है। नाम क्या लेना आप समझते हैं साहब, है ना? कामयाबी का शॉर्टकट की सीमाएं, अश्लीलता, फूहड़पन की सीमाएं देवी देवताओं से होते हुए हमारे माँ बाप तक पहुंच गई है, कल को आपके बच्चों तक भी पहुंचेंगी। करिए सब्सक्राइब करिए साहब, फॉलोअर्स बढ़ाइए। सवाल यह कि क्या हमारे देश में अश्लीलता और बेशर्मी ही कामयाबी का शॉर्टकट है? ये सभी सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में कॉमेडी के नाम पर माता पिता को लेकर एक बेहद भद्दी, ओछी, घटिया, नीचता के रसातल को छूने वाली टिप्पणी पर देश में बवाल मचा हुआ है। मैं वो बयान नहीं बता सकता आपको, वो मतलब बोल भी नहीं सकते हम अपने मुंह से। बियर बाइसेप समेत कई यूट्यूब चैनल्स चलाने वाले रणबीर इलाहाबादिया ने एक घटिया और फूहड़क टिप्पणी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समय रैना के यूट्यूब चैनल इंडियाज गॉट लेटेंट में की। इस शो में रणवीर और समय रैना के अलावा यूट्यूबर आशीष चंचलानी, कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखीजा, उनको कंटेंट क्रिएटर क्या कहना साहब, असली कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मेरे साथ आज जुड़ेंगे। आज कई लोग जुड़ेंगे मेरे साथ आरजे रौनक भी रहेंगे आज, असली कंटेंट क्रिएटर है ना साहब, उनसे बात कराएंगे। हंसाते हैं लोग आपको, मतलब। लेकिन कई भद्दी बातें इन्होंने बोली,
इस शो में रणवीर इलाहाबादिया ने जन्म देने वाले मां बाप को लेकर कैसी विकृत टिप्पणी की है ना, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस मंच पर मौजूद लोगों की मानसिकता कैसी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि माता पिता के खिलाफ अभद्र, ओछी, अश्लील, गंदी, घिनौनी टिप्पणी का पर मंच पर मौजूद सभी लोग ठहाके लगा रहे हैं साहब, हंसी के ठहाके। यानी रिश्तों की पवित्रता की धज्जियां उड़ा देने वाले लोगों को मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो माँ बाप बच्चों के रिश्तों पर घिनौने और ओछे ढंग से हंस रहे हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, उन लोगों को लगता है साहब कि फुहड़ता ही फॉलोअर बढ़ाने का शॉर्टकट है, और इस शॉर्टकट का शॉर्ट सर्किट कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, वैक्सीन आपके पास है। और घटियापन का रसातल छूकर ही कॉमेडी का बिग बॉस या कॉमेडी का बॉस बना जाता है। शायद ये सच भी है, भले ही नेगेटिव पब्लिसिटी सही, लेकिन घटिया बातों वाला शो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। आपको सुनाते हैं, बयान सुनिए पहले क्या उन्होंने कहा, फिर क्या उन्होंने माफी मांगी, कुछ बयान सुनिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. अच्छा देखिए, हमारे साथ मनोज मुंतशिर मुझे बताया जा रहा है लाइव जुड़ चुके हैं, अगर हम दिखा पाए उनको। मनोज भाई हैं और एक और मनोज है आज मेरे साथ, मनोज जोशी भी हैं। मनोज जोशी हैं, मनोज मुंतशिर हैं, और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ आरजे रौनक, बहुआ के नाम से आप सभी जानते हैं। आरजे रौनक भाई बहुत बहुत स्वागत। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत, मनोज जोशी और मनोज मुंतशिर आपका। पहले रौनक आपसे एक बार शुरू, क्योंकि आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं साहब, आपको हम देखते हैं, सुनते हैं, आप बहुत हंसाते हैं। बिना वल्गैरिटी के होता है ना कंटेंट, ऐसा तो नहीं कि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है कि बिना वल्गैरिटी, ऑब्सिनिटी नहीं हो सकती क्या? नहीं होती कॉमेडी, नहीं होता क्या कंटेंट? पहले आरजे रौनक। नहीं, बिल्कुल होता है और कर ही रहे हैं हम लोग भी। बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हम फैंस रहे हैं, जसपाल भट्टी साहब से लेकर के राजू श्रीवास्तव जी। आई थिंक कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने बिना अश्लीलता के और फुहड़ता के हमको हंसाया है। लेकिन यहाँ पर अमन भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रणवीर के साथ हुआ ना, वो मुझे लगता है वो केजरीवाल जी टाइप हो गया। मतलब कि उन्होंने कहा था कि मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, फिर वो सारी चीज़ें उन्होंने जब करी तो लोग उनके खिलाफ हो गए। सिमिलरली रणवीर के वो सारे कंटेंट को देखकर कि भैया आप हनुमान चालीसा पे कंटेंट बना रहे हैं, आप सनातन धर्म पे कंटेंट बना रहे हैं, आप मोटिवेशनल बना रहे हैं, फिर अचानक से सडनली आपका ये वाला पार्ट जब सामने आता है तो सडनली लोगों को और ज़्यादा धक्का लगता है कि अरे आप तो बहुत ईमानदार थे, फिर अचानक से आप ये कैसे हो गए? तो मुझे लगता है हाँ, तो ये वाला पॉइंट मुझे लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। इसलिए अगर आप देखेंगे कि दे फील बीइंग डिसीव्ड। एग्जैक्टली, तो ज़्यादातर लोगों ने उनका ही नाम लिया या उनकी बात से हर्ट हुए, और इसलिए बी प्राक का भी आपने चलाया कि पाजी ने वहाँ पे जाने को अपना पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया। तो ये एक मेरे को लगता है मेन पर्सपेक्टिव है जहाँ पे। मनोज मुंतशिर, आपने तो कह दिया वायरस से भी डेंजरस होता है। मनोज मुंतशिर बताइए, वायरस से भी डेंजरस आपने बोला है? कोविड वायरस से भी डेंजरस होता है, और अपने मतलब माँ बाप को बचाना चाहिए अपने बच्चों को, वो किस तरह का कंटेंट जो है वो परोस रहे हैं। मनोज मुंतशिर और मनोज जोशी भी हैं, उनसे भी सवाल लेंगे कि पहले मनोज मुंतशिर अगर आप जवाब दे पाए। मनोज मुंतशिर, कि जो चीज आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए अमन, वो तो ठीक है, फिर भी उसका इलाज है, लेकिन जो आपकी सोच को नुकसान पहुंचा दे उसका क्या इलाज है? और शरीर ये एक चीज है जो आपके साथ रहती है, आपके साथ चली जाती है, लेकिन अगर हमारी सोच दूषित हो गई, ये कंटेमिनेट हो गई, तो आने वाली पीढ़ियों पर इसका असर दिखेगा। और ये बात मुझे बहुत चिंतित करती है। 68% यूथ है हमारे देश में, और बड़ा गर्व करते हैं हम इस बात पे कि हम दुनिया की यंगेस्ट कंट्री हैं। लेकिन अगर ये 68% यूथ ऐसा कंटेंट बना रहा है और ऐसा कंटेंट देख रहा है, तो कैसे बनोगे आप विश्व नहीं, लेकिन मैं अभी यहाँ रौनक यहाँ हमारे साथ हैं, मैंने उनसे भी सवाल पूछा, वही मैं आपसे, बिना अश्लीलता पर उसे कंटेंट नहीं बनता है क्या? आप लोग भी तो साफ सर्व कर रहे हैं कंट्री, आप सारी चीजें परोसते हैं, सुनते हैं, तो ये वल्गैरिटी शॉर्टकट होता है ना, मतलब इजी टू केटर, इजी टू गेट सपोर्ट, नहीं होता बिना अश्लीलता के कंटेंट। मनोज मुंतशिर, जब आपके पास कहने को कुछ नहीं होगा तो आप गाली गलौज ही करोगे। आपको बनना है स्टार, आपको बनना है सोशल मीडिया टाइकून, आपको होना है फेमस,
और आपके पास कोई कंटेंट है नहीं, आपके पास कहने को कोई कथ्य, कोई कथन है नहीं, आप कवि नहीं है, शायर नहीं है, पोएट नहीं है, आपकी वैचारिकी मजबूत नहीं है, आप सोशल कमेंटेटर नहीं है, जब आप कुछ भी नहीं है, आप खोखले हैं अंदर से, तो आपके पास तरीका यह बचता है कि आप ऐसी कुछ फूहड़ बातें करो जिन पे उस वक्त तो हंसी आ जाती है, उस वक्त 4 लोग तालियां बजा देते हैं और आपको लगता है वाह वाह यही कंटेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दुनिया का सबसे महंगा सूट पहन के आप एक तरफ खड़े हो जाएं और एक तरफ कोई नंगा खड़ा हो जाए, ज्यादा अटेंशन उस नंगे को मिलेगा भाई साहब, आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज हाउ द कंटेंट इन दिस कंट्री इज बीइंग सर्व्ड एंड इट इज बीइंग कंज्यूम्ड। मनोज जोशी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि आप सुन रहे हैं, मनोज मुंतशिर हमारे साथ हैं, रौनक यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? दिस इज मोर डेंजरस देन वायरस। ये वायरल होने वाला वायरस भी है, वायरल होने के चक्कर में वायरस जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। मनोज जोशी, ये कोविड ये महाभयंकर महारोग है, कोविड से भी बदतर निश्चित रूप से। ये डाकिनी शाकिनी जितने भी पिशाच हैं, हाँ, ये सारे इन लोगों में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मेरी समझ में नहीं आता कि ये देश की युवा पीढ़ी को क्या हो चुका है कि इस तरह की गंदगी, विकृति, अभद्रता, विभत्सता, परवर्जन, इसमें ये अपना भविष्य तलाश रही है। ये समझ में नहीं आता कि जिस देश की संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है और ऐसा कहते हैं कि वही देश महान होता है जिसकी संस्कृति महान होती है। संस्कृति यानी किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी, जिसे मज्जा रज्जु कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है। और उसी मेरुदंड को खत्म करने का कुछ लोगों ने संकल्प ले लिया। ऐसा लगता है कि जो देश में कल्चर महान है वो देश महान है, और जिस देश का कल्चर ये लोग वल्चर में परिवर्तित करने के लिए आमादा हैं। मेरी समझ में नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है महाराष्ट्र सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने तो निर्णय ले लिया है कि ये जो कुछ भी हुआ उसके विरुद्ध वो बिल्कुल कार्यवाही करेंगे और होगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। पता नहीं कौन से प्रावधान में और कौन से कानून के तहत करेंगे, लेकिन ये सरकार का काम है और करना ही चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि ये तो एक भाग हुआ, लेकिन हर राज्य में मैं जब नाटक करने के लिए जाता हूं या प्ले करने के लिए जाता हूं तो हमारे नाटक का सेंसर सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि कौन सा कंटेंट जो है आप परोसने वाले हो, आप देने वाले हो लोगों को। क्या इसमें गंदगी तो नहीं है, डबल मीनिंग तो नहीं है, कुछ अच्छा ऐसा तो नहीं है। इसलिए जिस राज्य में ये कंटेंट तैयार होता है उस राज्य में रंगभूमि परीक्षण मंडल होता है, वो उसको एक सर्टिफिकेट देता है। फिर पुलिस की परमिशन चाहिए होती है किसी भी हॉल में करने से पहले। तो ऐसी गंदगी को परोसने वालों पर केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने बिल्कुल एक लगाम लगानी चाहिए ताकि ये परोसना बंद नहीं। लेकिन मनोज भाई पता है, ये माँ बापों के लिए, ये हर माता पिता के लिए ये अलार्म है। इस तरह का कंटेंट तो भरा पड़ा है मनोज जोशी जी, हम अब क्यों जागे? मतलब मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा, आज अचानक से सबको इतना गुस्सा आ रहा है। ये तो भरा पड़ा है, ये तो कंटेंट, ये क्योंकि सो कॉल्ड बड़ा यूट्यूबर ने बोल दिया तो बवाल हो गया। इनका तो रोज का है भाई, इंस्टा पर आप ऊपर कर रही है, बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, डर लगता है कब क्या पूछ लेंगे। तो ये हम अचानक क्यों जागे हैं मनोज जोशी जी? ये सवाल तो उठेगा ना, अचानक क्यों जागे हैं, ये अचानक क्यों गुस्सा आ रहा है मनोज जोशी? मैंने पहले ही कहा कि हमें सिर्फ अनुकरण करने की एक वो लग गई है, रोग लग गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो पश्चिम का कॉन्सेप्ट है, बिग बॉस। ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है, मौलिकता नहीं है। ये टीवी चैनलों ने लाके हम पर ला दी ना, और वो चैनल भी ओरिजिनली तो वहां के ही हैं। तो जो अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं डालेंगे ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर भी, वो हमको लगाना पड़ेगा सर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शासन ने भी इस पर अंकुश कैसे लगाएं, इस पर सोचना चाहिए और अंकुश लगाना ही चाहिए। आपने मेरा सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हम लोग अब क्यों जागे अचानक? मुखर होके बोलना नहीं हुआ, लेकिन हम जब आपस में बात करते हैं, देखो इंटरनेशनली भी महान कॉमेडियन हो चुके हैं, जिसको ह्यूमर कहते हैं, जिसको विनोद कहते हैं। और भरत मुनि ने जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है,
उन्होंने ये कहा है एक मर्यादा के तहत कुछ भी होना चाहिए। नवरसों का निर्माण हुआ है, उसमें एक विभत्स रस है, ये इतना परवर्जन नहीं है, ये निर्लज्जता नहीं उन्होंने कही है कहीं पर भी, लेकिन एक हद होती है किसी भी चीज की। आप चार्ली चैपलिन को देखेंगे तो उन्होंने अपने जीवन में जितना भी किया उसमें कभी भी परवर्जन का एक इतना सा कतरा भी नहीं दिखा होगा आपको, इतनी भी परवर्जन की बात नहीं दिखी होगी। हमारे भारतीय फिल्मों में ये इतने कॉमेडियन हुए हैं, महान कॉमेडियन हुए हैं, का शॉर्टकट होता ह्यूमरिस्ट हुए हैं, लेखक हुए हैं, बवाल होता है, आप हर जगह डिमांड में पड़ते हैं। जोशी साहब, शरद जोशी साहब, बिल्कुल, उन्होंने कितना लिखा हुआ है। हमारी परंपरा है, कहीं पर भी मर्यादा को छोड़ के ह्यूमर नहीं हुई है। एक दूसरे को मतलब विभत्सता से गाली अच्छा, देना। मैं 1 मिनट रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, एक मिनट में बात करना। आपकी इजाजत से 1 मिनट मनोज भाई आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर, वारिस पठान ने एक विवादास्पद बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं सड़क पर पीटना चाहिए ऐसे लोगों को। रणवीर के खिलाफ ऑल इंडिया एमआईएम का बयान, माता पिता पर कोई ऐसा कहता है क्या? आगे उन्होंने लिखा है रणवीर ने नंगे पद की हदें पार की, ऐसे लोगों को चौराहे पर पीटना चाहिए। वारिस, एक बार बयान सुना दीजिए। सरकार इन्हें अरेस्ट करे, जेल में डाले। वारिस पठान, सुनिए एक बार। लोगों को सड़क पे नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, जिनको नंगे पने का बहुत ज्यादा शौक है, तब इनकी अक्कल ठिकाने आएगी और उनके फोटो वायरल करने चाहिए। ले अब तू हो जा बड़ा, अब बन जा तू पब्लिसिटी क्रेजी। ये सब पब्लिसिटी के लिए और चंद रुपयों के लिए तुम पूरे माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। ठीक है रौनक, पहले आप, ये जो मैंने सवाल सबसे पूछे वही मेरा सवाल आपसे भी है कि साहब ये तो सफलता की कुंजी है ना रौनक, ये कामयाबी का शॉर्टकट होता है, तो फिर देखिए डिमांड बढ़ती है, सफलता की कुंजी है। अब देखिएगा कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। ये हुआ भी, मैंने एग्जांपल दिया, कई लोग हैं साहब जो माता सीता पर भद्दी टिप्पणी करके कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये है शॉर्टकट है, इसको हमको मानना पड़ेगा। लोग फिर इनको सफलता की नई कुंजी होती है ये रौनक। अच्छा, एक स्मार्ट चीज इसमें ये होती है ना कि इंडियंस ना, हम भारतीय जो है बहुत। अच्छा, 1 मिनट बस, ये जो वारिस पठानों का आज गुस्सा आ रहा है ना, यही जब इस तरह का बयान आता है ना सनातन को लेकर, तब उसको बचाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो आज इस पर गुस्सा है, जब एआईबी रोस्ट का मामला आया था ना, तब उसके पक्ष में बोल रही थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होती, तो सेलेक्टिव आउटरीच भी होता है। बहरहाल आप कंप्लीट करिए। सो मेरा ये कहना कि एक यहाँ पर भी शायद मनोज जी भी और मनोज जी भी जो सारे लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, वो किसी इंडिविजुअल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस कंटेंट को परोसा जा रहा है उसके ऊपर कोई कंट्रोल आए। और आई थिंक कई सालों से ये बात हो रही है कि इस पे रेगुलेशंस आएंगे, इस पे नियम आएंगे, इस पे सारी चीज़ें आएंगी, वो आती नहीं है और उसके ऊपर बात होती रहती है। फिर कोई क्रिएटर आ जाता है जिसका आपने नाम नहीं लिया, पर मैं अगर इसको यूट्यूब पे देखेंगे तो लोग प्लीज़ कमेंट करके उस व्यक्ति का नाम गेस करें जिसके बारे में आप कह रहे थे। पर पॉइंट यहाँ पर कंटेंट है, और एक जो चीज़ है जो आई थिंक जो व्यूअर्स है उनको भी समझनी चाहिए कि जो फेमस है क्या वो ग्रेट है, या जो ग्रेट है उसको फेमस होना चाहिए। क्योंकि एक टाइम हुआ करता था हमारे लिए, जब कोई इंसान अपने शब्दों से या अपने विचारों से या अपने कर्मों से, अपने एक्ट से, जब वो लगातार उस चीज़ को फॉलो करता था तो वो महान होता था, और तब उसकी महानता उसकी पॉपुलैरिटी में कन्वर्ट होती थी कि हाँ फला आदमी है जो इतने सालों से इतना अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे अभी कंटेंट क्रिएशन में वो उल्टा है अमन भाई। वहाँ पे ऐसा है कि अगर आपकी जबान खराब है और आपके विचार खराब हैं और आपका एक्ट खराब है, तो सबसे पहले आप पॉपुलर हो जाएंगे। और जब आपके पास पॉपुलैरिटी के नंबर्स आ जाएंगे तो आपको लोग बोलेंगे कि वाह कितना अच्छा है, क्योंकि वो कंटेंट से ज्यादा वो आपके नंबर्स देख रहे हैं। लेकिन ये गेम भी तो मनोज जोशी जी, ये तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है ना। फिर उनका पक्ष ये होता है साहब जिस तरह की डिमांड है उसी तरह की सप्लाई हो रही है, मार्केट में इस तरह का कंटेंट बिक रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग दीवाने हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं, इसको हम नहीं डिनाई कर सकते। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है मनोज जोशी। सप्लाई सर, देखो जैसे ड्रग परोसा गया इस देश में, छोटे छोटे बच्चों तक ड्रग पर, क्योंकि कोई देश युद्ध नहीं कर सकता था हमारे साथ, इसलिए ड्रग परोसा गया, फिर उसका व्यापार हो गया। आज छोटे छोटे बच्चे भी, ये ड्रग्स ही है एक प्रकार का, कि लोगों को मानसिक रूप से विकृत बना दो, खत्म कर दो। तो ये डिमांड एंड सप्लाई, ये कोई व्यापार नहीं है। आप किसी की भी जिंदगी कोई सोचना भी बंद कर दे। और ये जो आपको बता रहा हूं, ये तो यूट्यूबर है, कुछ लोग तो मतलब अहमदाबाद में, गुजरात में भी ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी शोज होते हैं। बिल्कुल, उनको भी जागना होगा। कॉलेज में 5-5 हजार 6-6 हजार रुपये की टिकट लेके बच्चे जाते हैं। जिस बच्चे को 5 रुपये कमाने की भी मालूमात नहीं है,
पिताजी के माँ बाप के पैसों पर 5-5 हजार लेके ऐसी निर्लज्जता देखने चले जाते हैं। क्या पाते हैं उससे, क्या होना है उससे? तो मैं ये समझता हूं कि इस पर अंकुश चाहिए। और दूसरा सर, ऐसा कंटेंट करने वाले खुद भी सेल्फ सेंसरशिप लगा दे कि ऐसा परोस के मैं सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाऊंगा और 5 लाख रुपया मेरे घर पे आएंगे। ये महत्व का यही इंपॉर्टेंट है कि गंदगी फैला के ही मैं फॉलोअर्स बढ़ाऊं। डिमांड एंड सप्लाई की बात करने वाले को मैं ये कहता हूं, कोई भी कहे नहीं, लेकिन फिर कि मैं मनोज जी, क्या जब कर इनका रहा हूं, विरोध होता है तो कहा जाता है हम लोगों को कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ हैं। क्योंकि ये पलटकर सवाल पूछा जाता है मनोज मुंतशिर कि लोगों ने ही तो इनको बड़ा बनाया, लोगों ने ही इस फुहड़ता को जो है एकदम से लिया, एक्सेप्ट किया और कहां से कहां पहुंचाया। आज सो कोट अनकोट यूथ आइकन है, तो लोगों ने ही तो इनको बड़ा बनाया। मनोज मुंतशिर, देखिए, लोगों ने तो इस देश में जिन्ना को भी सड़कों पे बैठा लिया था। जो हुआ बाद में उस पर हमारे पछताए आज तक कुछ खत्म नहीं हो रहा है। तो लोग किसी को कितना बड़ा बना रहे हैं, ये इस बात का बैरोमीटर नहीं है कि वो आदमी सही है या गलत। जनता आमतौर पे, पब्लिक एट लार्ज बहुत भोली होती है, बहुत मासूम होती है। ये बहुत सही फैसले भी लेती है, लेकिन उसी भोलेपन में कई बार ये गलत फैसले भी लेती है। तो जो सरकारी अथॉरिटीज हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, जो सेंसरशिप है इस देश की, जो शासन प्रशासन है, ये उनका काम है कि लोगों की थाली में सही कंटेंट आए। आपने एक फूड एंड ड्रग का डिपार्टमेंट बना रखा है ना, कि भाई जो दूध मेरे घर पे आ रहा है, जो मेरे घर पे चावल आ रहा है, जो मेरे घर पे राशन आ रहा है, वो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बात का विश्वास है कि सरकार के ऐसे महकमे हैं, उनके ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने इसको प्रॉपर चेक करके ही मेरे पास भेजा है। ये विश्वास मेरे अंदर है। ये महकमे, ये डिपार्टमेंट्स, ये सेंसरशिप ऑनलाइन कंटेंट के लिए क्यों नहीं है? एक तरफ तो हम फिल्मों पे सेंसरशिप लगाते हैं, जो कि होनी चाहिए बिल्कुल। एक ऐसे देश में जिसका सोशल फैब्रिक इतना मजबूत है, इतनी हमारे यहां डाइवर्सिटी है, तो ऐसी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए जो किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष को नुकसान पहुंचाए। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये सोचो कि ज्यादा जरूरी सेंसरशिप कहां है? फिल्मों में तो फिर भी आपको टिकट लेना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा, छुट्टी निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप सिनेमा बैठ के देखोगे। वहां आपने सेंसरशिप लगाई है। लेकिन जहां इतना इजीली अवेलेबल है कि मैंने मोबाइल से, जेब से मोबाइल निकाला, मोबाइल पे एक ऐप दबाया और मैं वीडियो देख रहा हूं, जहां सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है, वहां सेंसरशिप की सख्त जरूरत है। क्योंकि हमारी थाली में अब जहर परोसा जा रहा है और वो जहर हमारी पॉकेट में है, जहर हमारी जेब में है। कोई तो हो जो उस पर लगाम लगाए, कोई तो हो जो रोक लगाए। मतलब आप लग रहा है कि डिबेट शुड एंड, क्योंकि मैं तो बार बार अभी हैरान हूं, हम लोग अचानक से सबको गुस्सा आ रहा है, हम लोग भी बैठ गए टीवी पर जो है बहस करने की, एक जागृति हो, समाज में अवेकनिंग हो। ये तो कब से चल रहा है, कितने हैं और इस तरह के कितने हैं? तो ये तो आप माफी मांग ली तो चैप्टर शुड क्लोज नाउ। रौनक, देखो, किसी पर्सनल व्यक्ति पे कमेंट करना एग्जैक्टली मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट, वो व्यक्ति मेरे लिए इस तरह की, हाँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी डिस्कशन हो रहा है ना। आप ये कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे बैठ गए, आई थिंक ये बैठना बहुत पहले जरूरी था। और आई थिंक आपने कई डिबेट्स ऐसी की हैं, जब माता सीता पे टिप्पणी की गई, भगवान प्रभु श्री राम पे टिप्पणी की गई, उस टाइम पे ही अगर कोई एक्शन लिया जाता कि किस तरीके की, जैसे मनोज मुंतशिर सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि दूध, चावल, राशन जब घर पे आता है तो उसकी शुद्धता की गारंटी कोई लेता है, तो कंटेंट की गारंटी कोई तो लेगा। लेकिन उसमें वारिस पठान कह रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए, कोई कह रहा है फांसी होनी चाहिए। देखिए, ये सब बातें 1-2 दिन की वो होंगी। जो जैसे वायरल कंटेंट आया वैसे ये वायरल बयान है, और फिर कल संसद में भी कुछ उठेगा और वो बात वहां खत्म हो जाएगी। पॉइंट ये है कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम जो बैंक तैयार कर रहे हैं कंटेंट का, वो उनको क्या देखेंगे, क्या उनसे अनुसरण लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने इससे पहले भी उठाया था कि नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यस, बिल्कुल। आज प्रेमानंद जी महाराज को या सदगुरु को भी अगर लोग सुन रहे हैं तो उनका एक अलग डोमेन है, वहीं पर इनके पास भी 10-10 करोड़ की ऑडियंस है जहां पर ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट कर रहे हैं। सो वो लोग भी आज सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर चुके हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि माफी मांग लिया, बात खत्म। लेकिन बात सिर्फ एक व्यक्ति के माफी मांगने की नहीं है, बात वो स्टैंडर्ड सेट करने की है। और पर मुझे ऐसा लगता है कि हर 5 या 10 साल में अमन भाई वो इक्वेशन बदल जाती है। 5 साल पहले हम जिसको हीरो या इन्फ्लुएंसर मानते हैं, 5 साल बाद फिर उसको गाली देने लगते हैं या वो इररिलेवेंट हो जाता है। वो यूट्यूब में भी हमने देखा है। पर मेरा ये कहना है कि वो कंटेंट अगर वहां रह जाता है या वहां से वायरल हो जाता है तो उसकी गारंटी कौन लेगा कि वो हमारे बच्चों तक ना पहुंचे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब तो मेरे ख्याल से और ज्यादा वायरल होता है, और यही शायद वो चाहते भी है मनोज मुंतशिर। मैं फिर से उसी तरफ आ रहा हूं कि ये सफलता की कुंजी, कामयाबी का शॉर्टकट, इसलिए कहां से कहां बेशक माफी मांग ली। अब तक बाकी किसी ने कोई माफी भी नहीं मांगी। रणवीर ने फिर भी माफी मांग ली, अपोलोजाइज्ड। बाकी तो माफी मांगेंगे,
उनको पता है आज माफी मांगे कल क्या करेंगे, कल बेरोजगार हो जाएंगे, घर पर बैठेंगे, कल फिर यही परोसना है हमको। उनकी तो डिपेंडेंस है उस तरह के कंटेंट में। इसके अलावा जिस तरह से पहले कहा मनोज भाई ने भी कहा, और आता क्या है मनोज मुंतशिर, ये मतलब सफलता की कुंजी होती है ना, ये शॉर्टकट टू फेम। मनोज मुंतशिर, तो आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, मैं यही तो कह रहा हूं। कैसे? ऐसी फोर्सेस जो आपको संस्कार को हार्म करने वाली हैं, ये तो हमेशा थी, हर दौर में थी, हर युग में थी। इनसे लड़ना तो पड़ेगा ना आपको। कोई सेलिब्रिटी, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, समबडी लाइक मी, समबडी एज जितना मामूली और साधारण मैं हूं, मैं खड़ा हुआ, मैंने अपने हिस्से का कर्तव्य निभाया। मेरे हिस्से का कर्तव्य इतना ही था कि इस देश में तकरीबन 1 करोड़ मेरे फॉलोअर्स हैं यहां वहां, जो मेरी फैमिली है, मैं उनको बता पाऊं कि भाई दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, डू नॉट फॉल प्रे टू दिस। आप अपने बच्चों तक ये कंटेंट ना पहुंचाएं, सबको बोलना पड़ेगा। होता क्या है ना, हम बड़ी शांत और बड़ी सहिष्णु, बड़ी सहनशील जनरेशन है। ये हमारा प्रॉब्लम है, अरे जाने दो, दूसरे का प्रॉब्लम है, हमारे घर में नहीं आ रहा है। ये आग सबके घरों में पहुंचेगी। और अगर आप पलट के देखें तो आज हम जहां भी हैं, हमने 75 सालों में जो तरक्की की है, आप इस सोच को रिग्रेसिव कह सकते हैं, पुरातनपंथी कह सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको, जब आप बड़े हो रहे थे अमन, जब मैं बड़ा हो रहा था, हमारे हाथों में हमारे माँ बाप ने लाके क्या दिया था? मोबाइल दिया था। हमारे हाथों में लाके विवेकानंद की किताब दे दी गई थी, स्वामी विवेकानंद की, कि देखो भैया ये है, ऐसे तुम्हारे हीरोज होते हैं, ऐसे तुम्हारे यूथ आइकन्स होते हैं, इनको पढ़ो। हम थोड़ा और बड़े हुए तो हमें बताया गया, देखो सचिन तेंदुलकर जी हैं, तुम्हें ऐसा बनना है, इनकी तरह बनना है। तो इतने अच्छे हीरोज हमारे पास थे। बस एक आखिरी कमेंट मनोज भाई, माफी तो मांग लेना। मैं और आप और जो हमारे जनरेशन के लोग हैं कुछ कर पाए तो इसलिए कर पाए। आज जो हमारी नई जनरेशन है, तो मांग ली ना मनोज भाई, इनको मतलब वो ठीक है, लेकिन माफी तो मांग ली ना मनोज भाई। के लिए होती है, अपराध के लिए कोई माफी नहीं होती। अगर अपराध के लिए माफी होती है तो फिर दुनिया में कोई भी क्राइम करके फिर कोर्ट ऑफ लॉ की जरूरत क्या है इस देश में? भाई मैंने किया, एक अपराध किया और मैं माफी मांग रहा हूं, ठीक है, काम खत्म हो गया। जी नहीं, माफी हमेशा भूल के लिए होती है, जो स्लिप हो गया आपसे, जो आपसे मिस्टेक हो गई। और मिस्टेक और क्राइम में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, कॉमेडी और क्राइम में फर्क नहीं छोड़ा इन लोगों ने, कॉमेडी को क्राइम बना दिया, लेकिन मिस्टेक और क्राइम में तो फर्क है। ये इनकी सोच, इस तरह की बातें करना पहली बार हुआ है। मैं आपको 10 वीडियोस अभी भेज देता हूं आपके मोबाइल नंबर पे, आप देख लीजिए। ये तो होता आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू थिंक। ये आपकी वैचारिकी है, ये आपका थॉट प्रोसेस है, आप ऐसे ही सोचते हो। और यही आपके लिए फिर आगे क्या, मतलब सेंसर हो, सेल्फ रेगुलेशन या सेंसर? ठीक है मनोज भाई, एक मिनट रौनक, एक प्रॉब्लम ये भी होती है ना अमन भाई, कि जब भी ऐसा कोई एक्ट हो जाता है तो उसके बाद ना कंटेंट बंद हो जाता है, लेकिन यही लोग जो शुरू में गाली से शुरू करते हैं, फिर वो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। और फिर हमारी मेमोरी ऐसी है कि एक मैच होता है और हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं। सो आई थिंक वो पब्लिक को जरूर याद रखना चाहिए कि वो नॉर्मल हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत ऐसी करी, बहुत सारी अभद्र टिप्पणी, बातें, गाली, कंटेंट जो है न्यू नॉर्मल थी, नॉर्मलाइज थी ये, फिर वो मेन स्ट्रीम में आके सात्विक बन जाते हैं। कंटेंट नहीं है इनका तो। नहीं, बट वो मेन स्ट्रीम में आके फिर सात्विक बन जाते हैं, फिर हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम उनको, उनसे बातचीत होने लगती है, फिर उनकी फिल्में आती हैं, फिर वो ओटीटी पे नॉर्मल कंटेंट कर रहे होते हैं, फिर हम लोग सारी भूल जाते हैं। आई थिंक कंटेंट मेन याद रखना चाहिए, इंडिविजुअल को के ऊपर उतना फोकस करके बेकार में वो अटेंशन देने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक आपका, मनोज भाई आपका, मनोज भाई आपका। उधर आम आदमी पार्टी, बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची थी, लेकिन उस वक्त तो अपने घर पर नहीं मिले, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल हुआ यह, दिल्ली के जामिया इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम हत्या की कोशिश के एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। अमानतुल्लाह खान के समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने क्राइम ब्रांच की टीम पर अटैक किया, क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला किया। यह तस्वीरें भी आ गई और उसके बाद आरोपी को भगाने में मदद की अमानतुल्लाह खान। बताया जा रहा है जिस समय घटना हुई, घटनास्थल पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी मौजूद थे। पुलिस किसी को वहां पर पकड़ने पहुंची, भीड़ ने हमला किया। बताया गया वो अमानतुल्लाह खान के लोग हैं। आरोप, अच्छा ये अमानतुल्लाह खान के घर पुलिस की टीम, घर पर नहीं मिले अमानतुल्लाह खान। उनकी मौजूदगी में अमानतुल्लाह के समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डाली और पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद हत्या की कोशिश का एक आरोपी मौके से फरार हो गया। अब ये खबर आ रही है कि अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने का केस दर्ज कर लिया गया है। और बात करेंगे महाकुंभ की। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है।
शासन वास्तव में उनसे एकदम नहीं संभल पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और योगी जी से। और जहां वो 100 करोड़ लोगों के कह रहे थे कि हमने व्यवस्था कर रखी है। जब आप 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कुंभ कर रहे हैं तो ये टोल माफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टोल कर इनके लिए माफ़ हो जाना चाहिए। लोगों की आदत है रंग में भंग डालने की। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि भैया जाके गंगा जी में जो है वो डुबकी लगाओ, स्नान कर लो, ताकि आपके मन में जो दिमाग में नकारात्मकता है वो थोड़ा सा सकारात्मक बने। हजारों लोगों की मौतें हुई हैं। ये महाकुंभ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कलंकित किया है, सनातन धर्म को कलंकित किया है। महाकुंभ में आकर के यहाँ का दर्शन करना और वो भी त्रिवेणी संगम में स्नान करना ऐसा पुण्य और सौभाग्य का कार्य है। देखिए, भगदड़ के नाम पर अफवाह फैलाकर लोगों को डराने की ना पूरी कोशिश हुई। झूठ फैलाकर फियर मॉन्गरिंग करने वालों में कई नेता भी पीछे नहीं थे। किसी ने कहा कि लाशें गंगा में बहा दी गई, भगदड़ हो गई, बुरा हाल है, कोई बोला दफना दी गई लाशें, कोई बोला ट्रक भरकर मोबाइल मिले। लेकिन आस्था का सैलाब सनातन विरोधी सभी अरमानों को बहा ले गया, है ना। किसी ने कहा कि कुंभ का पानी सबसे ज्यादा दूषित है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए महाकुंभ में आस्था का सैलाब ऐसे सभी दुष्प्रचार बहा ले गया। महाकुंभ में आज दिन भर स्थिति जानते कैसी रही? प्रयागराज जाने वाले सभी हाईवे आज हाँफ रहे थे। 15-15 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी। हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाह रहा है। प्रयागराज जाने वाले हाईवे पर 4 घंटे की दूरी 20 घंटे में पूरी हो रही है। वैसे जो प्रयागराज जाना चाह रहे हैं उनके लिए सावधान करने वाली भी खबर है ये। बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है। 100 मीटर की दूरी तय करने में बताया जा रहा है कि 100 मीटर आधा घंटा लग रहा है। हाईवे हो या रेलवे स्टेशन, प्रयागराज की सड़कें हो या गलियां, कहीं भी बताया जा रहा है कि साहब तिल रखने भर की जगह नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे ना कि ट्रेनें खाली जा रही हैं। पुलिस हाईवे पर खड़ी होकर लाउड स्पीकर से महाकुंभ जा रहे लोगों को वापस लौट जाने की गुजारिश कर रही है। पुलिस कह रही है कि जो जहां है वहीं से वापस लौट जाइए, आगे भयंकर जाम है। रीवा प्रयागराज हाईवे पर करीब 25 से 30 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। 25 से 30 किलोमीटर। महाकुंभ आने वाले सभी रास्तों को मिला दें तो कुल प्रयागराज में 300 किलोमीटर से ज्यादा का जाम है। अगर सारे रास्तों को 300 किलोमीटर, ये देखिए तस्वीरें, मतलब इससे दुनिया का सबसे बड़ा जाम जो है वो कह सकते हैं। और ये स्थिति तब है जब महाकुंभ को लेकर शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा हो जब यहां व्यवस्थाओं को लेकर खामियां ना निकाली गई हो, है ना। इसके बावजूद महाकुंभ में अब तक 44 करोड़ लोग, कितने? 44 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यानी कि अमेरिका, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश या यूरोप के देशों की कुल जनसंख्या से ज्यादा, यानी देश के लोगों ने मतलब उन लोगों की बातों को सिरे से खारिज कर दिया जो फियर मॉन्गरिंग कर रहे थे, लोगों को डरा रहे थे कि गंगा में तो लाशें तैर रही हैं, कुंभ का पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित हो चुका है, कुंभ में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और इसी दुष्प्रचार के चलते आज ये अफवाह उड़ी कि महाकुंभ में बेहिसाब भीड़ को देखते हुए अफवाह उड़ाई। अच्छा, ये देखिए आप ड्रोन शॉट देखिए, जहां तक नजर जा रही है वहां तक गाड़ियां, ये देखिए आप, जहां तक नजर जा रही है। मतलब आज ये एक और फेक न्यूज फैलाई गई कि महाकुंभ में बेहिसाब भीड़ को देखते हुए प्रयागराज स्टेशन को बंद कर दिया गया। ये दुष्प्रचार निकला, कोई सच्चाई नहीं है। यानी महाकुंभ के खिलाफ पूरी ताकत से दुष्प्रचार के बावजूद ये देखिए आप, लोगों का समंदर महाकुंभ की ओर बढ़ रहा है। सैलाब, ट्रेन हो, हाईवे हो या फिर फ्लाइट हो, हर माध्यम से बेहिसाब श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। फ्लाइट में टिकटों की हाई डिमांड के चलते आलम यह है कि प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट्स की टिकटें अब ये है कि 80-80 हज़ार रुपये में बिक रही हैं। बड़ी बात यह भी है कि लोग इतनी महंगी टिकट्स खरीद भी रहे हैं। खुद सोचिए अगर प्रयागराज में ऐसी अव्यवस्था होती तो क्या लाखों लोग महाकुंभ में, करोड़ों साहब, अमृत स्नान के लिए जा रहे होते। सुनिए। कि इस सरकार में कई मौक़ों पर हम लोगों ने देखा अपने मनोरंजन के लिए मनोरंजन कर ये लोग माफ़ कर देते थे, टैक्स फ्री करते फिल्में। अगर अपने मनोरंजन के लिए फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते ही हैं तो इतने बड़े पैमाने पे कुंभ यात्रा पर, कुंभ में जाने के लिए, स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं और दूर दूर से यात्री। जब आप 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कुंभ कर रहे हैं तो
ये टोल माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टोल कर इनके लिए माफ हो जाना चाहिए। मेला प्रशासन के साथ मिल के एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। कैसे क्राउड कंट्रोल कर रही है, किस तरह से लोगों को समझा रही है, एक बार वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, वीडियो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सुनाइए इसको। सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं। और दिल्ली चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में हार के साइड इफेक्ट अब दिखने लगे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ध्यान से सुनिए, और पंजाब में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का दावा है कि भगवंत मान अगले एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। भगवंत मान अगले एकनाथ शिंदे। उन्होंने दावा किया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी के बीच विवाद हो गया है। भगवंत मान खुद गृह मंत्रालय के संपर्क में है, ये कांग्रेस दावा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी के करीब 30 विधायक उनसे, यानी कि कांग्रेस के संपर्क में है। पंजाब सरकार पर बड़ा खतरा। वही कांग्रेस के एक और नेता गुरदासपुर से सांसद हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने भी पंजाब में मिड टर्म पोल की आशंका जता दी है। उन्होंने कहा कि साहब, पंजाब में आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, पंजाब को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली में पंजाब के आप विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के सभी विधायक मौजूद होंगे। लेकिन दिल्ली में हार, इंडी में दरार, उधर पंजाब पर बड़ा खतरा। और कुछ भी का मतलब, हमारे बाजवा साहब बहुत सीजन लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, कोई भी बात ऐसी नहीं कहेंगे। बड़ा सोच समझ के उन्होंने बात कही है। 6 महीने में जो डेवलपमेंट्स वहाँ पर हुए हैं, वो उसका रिजल्ट कुछ भी किसी भी रूप में सामने आ सकता है। वो शिंदे भी हो सकते हैं, वो स्प्लिट करके अपनी किसी दूसरे के साथ अपनी सरकार बना सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी सामने है। जो आज तीसरी ताकत बनने जा रही है दुनिया की, उसकी कैपिटल, अगर ये पॉलिटिक्स हो, आप कवर करते रहे हो सारी पॉलिटिक्स, सारी पार्टियां लड़ किस बात के रही थी? झुग्गियों के ऊपर। भी झुग्गी को ऐसे कर देंगे, झुग्गी को ऐसे कर देंगे। अगर नेशनल कैपिटल में एक लड़ाई झुग्गियों की हो तो आप अंदाजा लगा लिए किस स्थिति में दिल्ली था। तो वो बदलाव जो इस बार लोगों ने फैसला किया, और ये बदलाव ये नहीं है कोई, हर जाट ने, हर पंजाबी ने, हर सिख ने, हर पूर्वांचली ने, हर ने बहुत जबरदस्त वोटिंग जो है की है। तो मैं मतलब अब बारी पंजाब की है। केजरीवाल और सिसोदिया जी और आतिशी, इनका तो अब चीफ मिनिस्टर हाउस शीश महल खाली हो गए। लोगों ने करवाए, हम कुछ नहीं है। लेकिन अब अगली बारी भगवंत मान, जो दिल्ली में मेरी ख्याल से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये भांड गया है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहुंचा है, वहां पे सफाई हुई है।